नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अगस्त 2023 जिसके लिए सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 20 अगस्त 2023 को पेपर का आयोजन किया गया था, प्राइमरी स्तर के पेपर के गणित पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर शिफ्ट वाइज सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। यानी कि गणित के नेचर के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है। सृजनात्मक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को नए तरीके से करना, यानी क्रिएटिव होना। देखिए, जब बच्चे को मैथमेटिक्स के बारे में पता होगा, अंकों के बारे में पता होगा, नंबर्स के बारे में पता होगा, तभी वह चीजों के बारे में नए नए तरीके से सोच सकता है। जैसे कोई भी उसके दैनिक जीवन से कोई भी उदाहरण उठा लीजिए कि आपके पास मान लीजिए बच्चे से पूछा जाए, आपके पास मान लीजिए 10 टॉफी है और 3 बच्चों में इसे बांटना है, कितने टॉफी शेष बच जाएगा? तो यहाँ पर बच्चा या तो ये कर सकता है कि एक एक टॉफी दे दे और बाकी शेष टॉफियों को निकाल ले, या तो 2-2 टॉफी दे दे, बाकी शेष टॉफियों को निकाल ले। मतलब कि यहाँ पर गणित के अंकों का ज्ञान होगा और गणित के संक्रियाओं का ज्ञान होगा, तो बच्चा क्या कर सकता है? नए नए तरीके से उस टॉफी के वितरण को एक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। यानी एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से सॉल्व करने के उपाय हो सकते हैं। अब यहां पर मैं ये नहीं बोला था कि अधिकतम टॉफी आपको वितरित करना है, यानी 1 टॉफी भी दिया जा सकता है, 2 टॉफी भी दिया जा सकता है। तो यानी कि वह अपनी क्रिएटिविटी का यूज करेगा कि प्रत्येक बच्चे को टॉफी देने के बाद से हमारे पास कितनी टॉफी शेष बच रही है। तो ये क्या है? ये क्रिएटिव ही तो है। और क्रिएटिव कैसे हो रहा है? वो अंकों का योग कर रहा है, अंकों का प्रयोग कर रहा है टॉफी के वितरण में। और अंक किस में आते हैं? गणित में ही आते हैं। यानी गणित की वजह से बच्चे में सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है कि यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। कल्पना का मतलब क्या हो गया? कि अपने मन में इमेजिन करना किसी भी चीज को लेकर के। अब मान लीजिए बच्चे के रिश्तेदार कोई आए और उसको 10 रुपये दिए, तो वो मन में सोच रहा होता है कि मैं जाऊंगा, 5 रुपया का जेम्स खरीदूंगा, 5 रुपया मेरे पास बच जाएगा, 5 रुपये का मैं कुरकुरे खरीद लूंगा। यहां पर बच्चा अपने माइंड में इमेजिन कर रहा है कि मैं जेम्स खरीदूंगा 5 रुपये का जो टॉफी आता है और कुरकुरे खरीदूंगा 5 रुपये का। ये क्या है? उसके माइंड में इमेजिनेशन चल रहा है। और किसके माध्यम से? गणित के माध्यम से। क्यों? क्योंकि उसके रिलेटिव ने उसको 10 रुपए दिए और उस 10 रुपए को उसने इमेजिन कर रहा है कि वो क्या क्या खरीदेगा। तो ये मैथमेटिक्स के थ्रू ही तो हो रहा है, अंकों के थ्रू ही तो हो रहा है। 10 रुपए क्या है? नंबर ही तो है। और उस नंबर को आधार बनाते हुए वो इमेजिन कर रहा है कि मैं क्या क्या चीजें खरीद पाऊंगा। तो इससे भी बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास होता है। ये भी बात बिल्कुल सही हो गई। अगला विकल्प दिया गया है, यह निगमनात्मक विवेचन यानी तर्क पर आधारित होता है। देखिए, 2 प्रकार के विवेचन होते हैं, पहला निगमनात्मक और दूसरा आगमनात्मक। निगमनात्मक देखिए किससे शुरू हो रहा है? नी से शुरू हो रहा है। यानी इसमें पहले नियम बताया जाएगा बच्चे को और उसके बाद से उदाहरण बताया जाएगा। और दूसरा होता है आगमनात्मक, जिसमें पहले उदाहरण फिर नियम आता है। अब ध्यान से समझिएगा, गणित की अगर हम लोग बात करते हैं प्राइमरी में, जैसे मान लीजिए बच्चे को त्रिभुज बताना है, तो पहले त्रिभुज प्रॉपर्टी बताया जाएगा, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये पहले नियम हो गया। उसके बाद बच्चे को बताया जाएगा कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है जिसमें मान लीजिए कि ये 60 अंश का है, ये 70 अंश का है, तो ये कोण कितने अंश का होगा? तो आपने नियम जान लिया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो उस नियम का प्रयोग करते हुए इस उदाहरण के आधार पर इस प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं। तो ये निगमनात्मक विवेचन पर आधारित होता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी तीसरा वाला विकल्प भी सही हो गया। अब चौथा विकल्प देखिए, यह हमेशा अभिसारी चिंतन पर आधारित होता है। ध्यान से समझिएगा, केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, हमेशा, ऐसे जितने भी वर्ड आपको दिख जाए कहीं पर भी विकल्प में, अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो ये विकल्प को निगेटिव कर देता है। क्यों? क्योंकि केवल ये उस विकल्प के केवल एक ही पक्ष की बात कर रहा है, बाकी को इग्नोर कर दे रहा है, इसलिए ये विकल्प निगेटिव हो गया। और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि सृजनात्मक होने के लिए क्या जरूरी है? अपसारी चिंतन जरूरी है। देखिए, हमने पहले विकल्प में सृजनात्मक को सही माना है, तो चौथे विकल्प में आप अपसारी कैसे कह सकते हैं? अगर अपसारी रहता, ध्यान से समझिए, अगर अपसारी चिंतन रहता तब यहां पर यह सही होता। केवल यहां पर अभिसारी बात की गई है, इसलिए अगर अभिसारी होगा तो बच्चा क्रिएटिव नहीं होगा, इसलिए यह विकल्प गलत हो गया। और वैसे भी आप देख सकते हैं हमेशा आ गया था, तो वैसे ही आपका यह गलत था। यानी कि ए, बी और सी वाला विकल्प सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती हैं। इनमें से वह चुनिए
जो उसे उद्देश्य पूरा करने में प्रभावी नहीं है। प्रश्न निगेटिव सेंस में तो उत्तर भी निगेटिव वाला ही होगा। अभिरुचि यानी बच्चे में गणित के प्रति इंटरेस्ट को पैदा करना है, तो यहां पर कुछ विकल्प दिए गए हैं। कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि बच्चे में गणित के प्रति इंटरेस्ट को जगाएगा नहीं, ठीक है, यानी निगेटिव वाला हमें चुनना है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं। एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोनों ये बात करते हैं कि बच्चे को गतिविधियों के माध्यम से सिखाना है, खेल के माध्यम से सिखाना है, क्योंकि बच्चे गतिविधि में इंटरेस्ट लेते हैं। अब चूंकि यहां पर बच्चा गतिविधि करने में इंटरेस्ट लेगा, जाहिर सी बात है अगर वो गणित से जुड़ा होगा तो गणित के प्रति उसकी रुचि बढ़ेगी, तो ये तो पॉजिटिव सेंस में हो गया। लेकिन प्रश्न हमसे निगेटिव वाला पूछा गया है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। तीसरा देखिए, वह कक्षा में गणितीय पहेलियों और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है। अब देखिए, बच्चे जब भी पहेली को सॉल्व करते हैं तो उससे दो फायदे होते हैं। एक तो बच्चा क्रिएटिव बनता है और दूसरा पहेली को सॉल्व करने में बच्चे को मजा आता है। क्यों? क्योंकि उसे यह लगता है कि यह गेम है। तो इससे क्या होता है, बच्चा क्रिएटिव भी बनेगा और उसका इंटरेस्ट भी जगेगा मैथ के प्रति। तो यह भी बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। लेकिन प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों के वीडियो दिखाती है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है कि पहले विकल्प में ज्यादा निगेटिव है या फिर दूसरा वाला ज्यादा निगेटिव है। पहला विकल्प देखिए, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। अब देखिए, कोई भी ऐसा विकल्प जिसमें केवल नंबर की बात करें कि केवल ज्यादा नंबर पाने वाले की प्रशंसा की जा रही है, और वो भी सत्र के अंत में। सत्र के अंत में कहने का मतलब कि जो फाइनल परीक्षा में ज्यादा नंबर पा रहा है उसकी प्रशंसा कर रही है। अब देखिए, कोई सत्र के अंत में जो फाइनल परीक्षा हो रही है उसमें रट करके भी नंबर पा सकता है। इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि वो चीजों को समझ रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, केवल नंबर के पीछे भागते हैं और वो चीजों को रट करके और परीक्षा में लिख करके चले आते हैं, और देखेंगे आप कि वो नंबर तो पा जाते हैं लेकिन उनका कहीं पर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसका कारण ये है कि वह चीज़ों को रट करके पढ़े, वह चीज़ों को समझ नहीं रहे। तो जब आप बच्चों को रटने पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो बच्चे में इंटरेस्ट कहाँ आएगा? क्योंकि एज ए टीचर आपने क्या किया कि उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि कक्षा के अन्य बच्चे भी उसी की तरह केवल ज्यादा नंबर के पीछे भागने लगेंगे, ना कि वह चीजों को समझने के पीछे। तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव हो गया। चूंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया तो ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा विकल्प जो है इसकी तुलना में, पहले वाले की तुलना में थोड़ा सा पॉजिटिव है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 1 जो कि सबसे निगेटिव है, और चूंकि निगेटिव सेंस में हमसे प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न फिर से निगेटिव सेंस में, तो निगेटिव वाला विकल्प ही हमारा उत्तर हो सकता है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया, चिंतन के बारे में जानकारी देती है। यह बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने बच्चे को बोला कि यहां पर 23 में अगर आप 99 जोड़िए, तो बच्चा क्या करता है, 3 में 9 जोड़ करके 12 यहां लिख देता है और 9 में 2 जोड़ करके 11 यहां पर लिख देता है। अगर बच्चा इस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बच्चे के बारे में समझ सकते हैं कि बच्चे को जो स्थानीय मान होता है उसका ज्ञान नहीं है। क्योंकि अगर स्थानीय मान का ज्ञान होता तो बच्चा समझ पाता कि ये इकाई का अंक है, तो यहां पर इकाई वाला अंक ही 12 में से इकाई का जो अंक है 2, केवल 2 यहां पर लिखेंगे, और ये जो दहाई वाला अंक है वो आकर के यहां पर हासिल के तौर पर जुड़ता। तो अब 2, 9, 11 और 1, 12, इस प्रकार से बच्चा 122 उत्तर लाता, लेकिन वह 1112 उत्तर ला पा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे को स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार के स्थानीय मान का बच्चे को ज्ञान नहीं है। तो यहां पर बच्चे जो त्रुटि कर रहे हैं, देखिए बच्चे ने ये गलती की थी प्रश्न को सॉल्व करने में, तो बच्चे की गलती से हम लोग ये अनुमान लगा पाते हैं कि बच्चा किस प्रकार से चीजों के बारे में सोच रहा है, यानी उसके सोचने की प्रक्रिया कैसी है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव सेंस में। लेकिन चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर नहीं हो सकता। अगला विकल्प दिया गया है कि गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। ये केवल गणित की बात नहीं है, बल्कि किसी भी सब्जेक्ट में जो बच्चे गलती करते हैं वह उनको सीखने के लिए और प्रेरित करता है, यानी अधिगम का ही हिस्सा होता है। जैसे आप अपने ऊपर लेकर के देखिए, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट पिछली बार भी सीटेट में आवेदन किए होंगे लेकिन क्वालिफाई करने से रुक गए होंगे। अब आपने वो गलती की, यानी त्रुटियां आपसे हुई जिसकी वजह से आप असफल हुए। उन गलतियों से आपने सीखा कि पिछली बार मैंने ये गलती की थी जिसकी वजह से मैं फेल हो गया, इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। यानी आपने कुछ नया सीखा, किससे? गलतियों से ही, यानी त्रुटियों से भी बच्चे सीख सकते हैं। यह भी बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। लेकिन प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया, तो यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है। यह भी बात बिल्कुल सही है। अब कैसे? जैसे मान लीजिए बच्चे को मैंने बोला 55 में आप 88 जोड़िए, तो बच्चे
मान लीजिए कोई नया टीचर आया हुआ है, तो अगर बच्चे ने इसको सॉल्व किया कि 8 5 13 यहां पर लिख दिया, 8 5 13 यहां पर लिख दिया, तो बच्चे को पहले जोड़ सिखाने से पहले अब टीचर को यह पता चल गया कि हमें बच्चे को पहले स्थानीय मान सिखाना होगा, क्योंकि बच्चे को स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है। यानी बच्चे के लिए जो पाठ योजना की तैयारी टीचर कर रहा था उसमें मदद मिलेगी। क्या मदद मिलेगी कि मैं बच्चे को डायरेक्टली योग ना सिखाऊं, पहले बच्चे को क्या सिखाना पड़ेगा, स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा। तो यह कैसे पता चल रहा है, यह बच्चे के द्वारा की गई त्रुटियों के माध्यम से पता चला। और किसको पता चल रहा है, शिक्षक को, कि वह उनकी पाठ योजना यानी अपनी पाठ योजना में बदलाव करे और शिक्षक इन गलतियों से जो बच्चे के द्वारा की जा रही है उससे अपनी पाठ योजना तैयार कर सकता है कि हमें पहले बच्चे को क्या पढ़ाना होगा और किस हिसाब से बच्चे पर मेहनत करनी होगी। तो यह भी बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। लेकिन प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया तो यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, तो अब सोचना तो है नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। चौथा विकल्प दिया गया, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। अब यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि त्रुटि से, गलती से बच्चे को अगर हम लोग एज ए टीचर उसको बताएंगे कि तुमने ये गलती की है तो बच्चे डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो ये तो विकल्प बिल्कुल निगेटिव है ना। अगर बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप बच्चे को गलत पढ़ा रहे हैं। जब बच्चे को गलत पढ़ाएंगे तो उसकी आने वाली चैप्टर्स जो कि आप पढ़ाएंगे अगर उस चैप्टर पर डिपेंडेंट है तो वो अगले कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसके मन में गलत अवधारणा बन गई है। तो ये सबसे निगेटिव है। और चूंकि निगेटिव वाला ये हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। आप बच्चों की गलतियों को, त्रुटियों को अनदेखा नहीं कर सकते, बल्कि एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बच्चा अगर गलत अवधारणा, गलत कॉन्सेप्ट अपने मन में बना लिया है तो उसके अवधारणा, उसके उस गलत कॉन्सेप्ट को एज ए टीचर हमें चुनौती देना चाहिए ताकि बच्चे में सही कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हो सके। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर निगेटिव था और यही हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया तो निगेटिव वाला ही हमारा उत्तर हो सकता है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। देखिए चारों विकल्पों में आप देखेंगे तो दो यहां पर चीज की बात की गई है, मानक संदर्भित आकलन यानी असेसमेंट की बात की जा रही है, और मानक संबंधी यानी कि नॉर्म रिफरेंस असेसमेंट, और दूसरा मानदंड संदर्भित आकलन जिसे अंग्रेजी में क्राइटेरियन रिफरेंस्ड असेसमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना होगा, तभी आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। देखिए मानक संदर्भित आकलन का मतलब क्या हो गया कि किसी मानक के तहत, किसी नियम के तहत आपकी आकलन किया जा रहा है, आपका असेसमेंट किया जा रहा है। आकलन का मतलब कि आपने कहां तक, किस हद तक सीखा है किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके बारे में जांचना। और इसके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कोई वाइवा लेकर के आपके बारे में जान सकता है कि आपने कितना सीखा है, कोई पेपर पेंसिल के माध्यम से परीक्षा लेकर के सीख सकता है, कोई गतिविधि के माध्यम से, जैसे साइंस में आप प्रैक्टिकल करते हैं उसके माध्यम से सीख सकता है कि एज ए टीचर आपका असेसमेंट कर सकता है कि आपने उस कॉन्सेप्ट में कहां तक चीजों के बारे में सीखा हुआ है। तो मानक संदर्भित का मतलब क्या होता है कि ध्यान से समझिएगा, अगर कक्षा में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों की कंपैरेटिव यानी एक दूसरे से तुलना करते हुए बच्चे का असेसमेंट किया जा रहा है तो उसे बोलते हैं मानक संदर्भित आकलन। जैसे आपका जो फाइनल परीक्षा होता है, ध्यान से समझिए, जैसे आपका फाइनल परीक्षा होता है तो बच्चे का एक दूसरे से कंपैरिजन किया जाता है, तभी तो वहां पर तय होता है कि ये बच्चा फर्स्ट है, ये सेकंड रैंक पे, ये थर्ड रैंक पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पर है। वहां पर क्या होता है, प्रत्येक बच्चे की एक दूसरे से तुलना होती है, तभी तो ये तय होता है ना कि हाँ ये बच्चा फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है। या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मान लीजिए वहां पर 5 सीट है और टोटल 20 बच्चों ने आवेदन किया, तो प्रत्येक बच्चे का एक दूसरे से कंपैरिजन किया जाएगा। यानी कंपैरिजन कैसे होगा, हमें 20 में से 5 ही को तो सेलेक्ट करना है, तो टॉप 5 बच्चे को लेना पड़ेगा। और टॉप 5 बच्चे कब लेंगे, जब हम सभी बच्चे को मेरिट यानी कि उनको नंबरिंग प्रोवाइड करेंगे, जैसे 1 2 3 करके 20 तक हम जाएंगे तो ऊपर के 5 बच्चों को हम लोग ले लेंगे। यानी प्रत्येक बच्चे के जो परफॉर्मेंस है उसका एक दूसरे से तुलना हो रहा है। तो जहां पर भी एक दूसरे से तुलना होने की बात होगी वहां पर मानक संदर्भित आकलन होगा। जैसे कि देखिए यहां पर किसी नियम के हिसाब से बच्चे का आकलन किया जाता है, जैसे आप फाइनल परीक्षा देखेंगे तो उसका भी नियम के हिसाब से ही परीक्षा होता है। जैसे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखेंगे, जो फाइनल मेरिट बनता है वो भी नियमों के आधार पर बनता है। आपकी एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा के कुछ नियम होते हैं जिसमें सभी बच्चों के परफॉर्मेंस की तुलना करने के बाद से एक फाइनल मेरिट बनाई जाती है। यानी मानक संदर्भित आकलन में, नॉर्म रिफरेंस्ड असेसमेंट में क्या होगा कि एक दूसरे के परफॉर्मेंस का तुलना होता है बच्चों का। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें मानदंड संदर्भित आकलन यानी क्राइटेरियन रिफरेंस्ड असेसमेंट, तो इसमें एक दूसरे के परफॉर्मेंस की तुलना नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं अपने लिए, तो क्या दूसरे बच्चे से तुलना हो रही है आपकी कि वो आपसे अच्छा गाड़ी चला रहा है? नहीं, वहां पर एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया कि अगर आपने गाड़ी इस तरीके से चलाना सीख लिया या फिर परीक्षा को पास कर लिया, यानी कि आप उस हद तक सीख चुके हैं कि आपको लाइसेंस दे दिया जाए।
यानी मानदंड संदर्भित आकलन में क्या होता है कि एक रेफरेंस पॉइंट सेट कर दिया जाता है, अगर उस रेफरेंस पॉइंट तक आप पहुंच चुके हैं तो फिर आपका आकलन पॉजिटिव माना जाएगा, और अगर उस रेफरेंस पॉइंट तक आप नहीं पहुंचे तो उसके नीचे अगर आप हैं तो आपका असेसमेंट क्या होगा कि आप उसमें फेल माने जाएंगे। जैसे आप सीटेट की परीक्षा लीजिए, सीटेट की परीक्षा में क्या आपके नंबर की तुलना दूसरे से होती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक मानदंड सेट कर दिया गया है कि अगर आप 90 नंबर लाते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में और 82 नंबर लाते हैं रिजर्व कैटेगरी में तो आप पास घोषित कर दिए जाएंगे। यहां पर एक दूसरे बच्चे का परफॉर्मेंस का कंपैरिजन नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक दूसरे बच्चे की कंपैरिजन किया जाता है उसके परफॉर्मेंस का। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरिट बनानी है। लेकिन सीटेट के पेपर में मेरिट तो बनानी नहीं है, ये इसलिए सीटेट का जो पेपर होता है वो मानदंड संदर्भित आकलन के अंतर्गत आएगा, और जो शिक्षक भर्ती के लिए मेरिट बनाई जाती है वो मानक संदर्भित आकलन के अंतर्गत आएगा। क्योंकि शिक्षक भर्ती में प्रत्येक बच्चे का एक दूसरे के परफॉर्मेंस का तुलना किया जाता है, और सीटेट की परीक्षा में एक दूसरे की परफॉर्मेंस का तुलना नहीं होता है, बल्कि एक रेफरेंस पॉइंट, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है, और उस क्राइटेरिया के ऊपर अगर आप हैं तो पास हैं और उसके नीचे हैं तो आप फेल हैं। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। हमसे क्या बोला गया था, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न निगेटिव सेंस में, तो निगेटिव वाला ही हमारा उत्तर होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। देखिए दिया गया है, मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहां पर खड़ा है। यही मैं बोल रहा था कि मानक संदर्भित में क्या होता है, एक दूसरे बच्चे के कंपैरिजन किया जाता है कि वह उसकी तुलना में कितना, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होते हैं तो आपका परफॉर्मेंस जो है वो फाइनल मेरिट तभी बनेगा ना जब सभी बच्चों का हम रैंक प्रोवाइड कर देंगे, और ऊपर से जितनी सीट होगी उतने बच्चों को लेंगे। यानी हम एक दूसरे की परफॉर्मेंस का तुलना ही तो कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा विकल्प देखिए, मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। नैदानिक परीक्षण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग। अब देखिए क्राइटेरियन यानी कि इसमें किसी दूसरे बच्चे से तुलना नहीं होगी, बल्कि बच्चे की खुद के कितने हद तक वो सीखा है उसके बारे में असेसमेंट किया जाता है मानदंड संदर्भित। जैसे मैंने सीटेट के बारे में बोला, जैसे मैंने आपको सीटेट की परीक्षा के बारे में बोला, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट जो होता है उसके बारे में बोला। यानी आपका किसी दूसरे से तुलना नहीं हो रहा है, बल्कि आपका एक क्राइटेरिया के हिसाब से आपका आकलन किया जा रहा है कि उस क्राइटेरिया के आप ऊपर हैं अथवा नीचे हैं। तो आपका खुद से ही एक तरीके से तुलना हो रहा है, खुद से, किसी दूसरे बच्चे से नहीं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, बच्चे का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वह किस हद तक सीखा है या फिर कहां पर उसको सीखने में दिक्कत आ रही है, ये इंडिविजुअल लेवल पर ही तो होता है। अब मान लीजिए कक्षा में दो बच्चे हैं, एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट सीखने में और दूसरा सीख चुका है, तो जिसको प्रॉब्लम है उसका सीखने वाले से तुलना थोड़ी करेंगे। जो नहीं सीखा है, जिसको प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम की जांच तो करेंगे ना कि बच्चे को कहां पर दिक्कत है। यानी ये इंडिविजुअल लेवल पर होगा। वही तो बात तीसरा विकल्प कर रहा है, कह रहा है कि मानदंड संदर्भित जो आकलन होगा, अगर बच्चा सीटेट में फेल हो रहा है, कोई कैंडिडेट सीटेट में फेल हो गया, तो जो पास हो गया उससे तुलना थोड़ी करेंगे। कहां पर उसको दिक्कत है, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट नहीं समझ पे आया उसको, जिसकी वजह से वो सीटेट में फेल हुआ, वह इंडिविजुअल लेवल पर होगा। यानी इसके माध्यम से हम नैदानिक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं कि बच्चे को कॉन्सेप्ट सीखने में कहां पर दिक्कत आ रही है। तो यह भी बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। चूंकि पॉजिटिव है और प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया, यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प देखिए, मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करता है। निपुणता कहने का मतलब क्या हो गया कि मास्टरी हासिल करना, यानी कि किसी भी चीज में बच्चा किस हद तक सीख चुका है, यह मानदंड संदर्भित आकलन तय करता है। यह भी बात बिल्कुल सही है। कैसे? जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने जाते हैं तो वहां पर एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया कि अगर आप बाइक या फिर स्कूटर इस प्रकार से चला पाएंगे तभी आप पास हो पाएंगे इसमें। यानी कि आप निपुण हैं या नहीं, उसमें मास्टरी आपकी है या नहीं उस बाइक या फिर स्कूटर चलाने में, तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। यानी ये अधिगम यानी सीखने के निपुणता का मूल्यांकन करता है कि बच्चा किस हद तक सीख चुका है, किस हद तक उस चीज में मास्टरी हासिल कर चुका है। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा है। देखिए पहला विकल्प, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। ध्यान से समझिएगा, मानक संदर्भित आकलन कहने का मतलब क्या हो गया कि जिसमें कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का एक दूसरे से कंपैरिजन होगा उसकी परफॉर्मेंस का। ठीक है, अब यहां पर जब एक दूसरे से हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं तो बच्चे को इंडिविजुअल लेवल पर कहां पर प्रॉब्लम आ रही है ये थोड़ी पता चलेगा। अगर इंडिविजुअल लेवल पर प्रॉब्लम को पता करना है तो हमें बच्चे की परफॉर्मेंस का उसी के परफॉर्मेंस से तुलना करना होगा, ना कि दूसरे बच्चे से। जैसे मान लीजिए कक्षा में दो बच्चे हैं, एक बच्चा पास हो गया, एक बच्चा फेल हो गया, तो बच्चा क्यों फेल हो गया, उसकी प्रॉब्लम है, उसके बारे में हमें जानना होगा कि बच्चे ने कहां पर कॉन्सेप्ट नहीं सीखा। अब दूसरा बच्चा जो पास हो गया उससे थोड़ी तुलना कर पाएंगे। तो जो मानक संदर्भित आकलन होता है वो दूसरे से तुलना करने की बात करता है।
जबकि यहां पर नैदानिक परीक्षण क्या होता है? नैदानिक परीक्षण बच्चे के इंडिविजुअल लेवल पर उसको आ रही समस्याओं के बारे में जानने की बात करता है और मानक संदर्भित दूसरे से तुलना करने की बात करता है। आप किसी पर्टिकुलर बच्चे को अगर कोई समस्या है तो दूसरे से तुलना करके थोड़ी उसकी समस्या का पता लगा सकते हैं। इसलिए यह विकल्प निगेटिव, और चूंकि निगेटिव वाला हमसे पूछा गया तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गणितीय अधिगम सामग्री यानी कि जो मैथमेटिकल लर्निंग मटेरियल होता है, यानी कोई भी ऐसी वस्तु जो कि बच्चे को गणित सीखने में मदद कर रही है, वो गणितीय अधिगम सामग्री बोली जाएगी। तो इसका प्रयोग एज ए टीचर कक्षा में क्यों किया जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले देखिए, इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे, जितनी ज़्यादा इंद्रियां उनकी एक्टिव रहेंगी उतना ही उनका अधिगम अर्थपूर्ण होगा। जैसे एज ए टीचर मैं बच्चे को केवल बोल करके पढ़ा रहा हूं तो वो बच्चा उसको नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर बच्चे को मैं मान लीजिए त्रिभुज के बारे में बता रहा हूं तो केवल बोल करके बताऊं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं, अब इसको केवल समझने में, और अगर मैं यही बोलने के दौरान बच्चे को एक त्रिभुज बना दूं कि देखिए 3 भुजा 1 2 3, 3 भुजा से घिरी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज या फिर ट्रायंगल बोलते हैं। अब बच्चा चूंकि सुन भी रहा है यानी उसकी कान की इंद्रियां भी एक्टिव है, और देख भी रहा है यानी उसके आंख की इंद्रियां भी एक्टिव हैं। तो जितनी ज्यादा इंद्रियां एक्टिव रहेंगी, और अगर कोई बच्चे को छू करके महसूस करने के लिए भी दिया जाएगा यानी कि उसको टच करने वाली इंद्रियां भी एक्टिव हो गई, तो जितनी ज्यादा इंद्रियां एक्टिव होती हैं उतना ही ज्यादा बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण होता है। तो यहां पर बच्चे को अधिगम सामग्री दिखाने का मतलब ही ये होता है ताकि बच्चे उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीख पाए। यानी ये बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव होता है। टीचर के लिए ये, आप टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी विकल्प दिया गया रहेगा तो वो विकल्प निगेटिव होगा। जैसे देखिए पहला विकल्प देखिए क्या कहा जा रहा है, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। देखिए सूत्र अपने आप में निगेटिव होता है, क्यों? क्योंकि बच्चे के माइंड में हमें कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, बच्चे को सूत्र रटवाना थोड़ी है। तो जहां पर भी आपको सूत्र की बात करें वो तुरंत आप काट दीजिए, वो हमेशा निगेटिव होता है। दूसरा देखिए, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे त्रिभुज के कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चे को अगर मान लीजिए सीखना है तो बच्चा अगर त्रिभुज देख रहा है, इस प्रकार से आकृति देख रहा है, तो इसके बारे में देख करके वो समझ पाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चा चतुर्भुज देख रहा है तो इन दोनों के बारे में अंतर देख करके वो समझ पाएगा कि इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें 3 भुजाएं हैं, तो खुद से सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो यह बात तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। तीसरा देखिए क्या बोला जा रहा है, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है। मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी ऐसा विकल्प जो कि टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करे वो हमेशा निगेटिव होगा। जैसे सी वाला विकल्प देखिए, शिक्षकों के निर्देश देने में मदद करती है। अब यहां पर टीचर की हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं जिसमें बालक पर फोकस है। टीचर के लिए आसान है, कठिन हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। बालक के लिए ये एप्रोप्रिएट होना चाहिए। यहां पर तीसरा विकल्प टीचर की बात कर रहा है, इसलिए विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अधिगम वातावरण कहने का मतलब कि देखिए क्लास में अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहेगा किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के दौरान तो बच्चे उसमें पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लेते हैं और अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। तो ये जब चित्र देखेंगे बच्चे या फिर इस प्रकार की कोई आकृति देखेंगे या फिर कोई भी गणितीय अधिगम सामग्री होगा जिससे बच्चे क्या करेंगे, कोरिलेट कर पाएंगे और उससे पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जिसकी वजह से बच्चे सीखने में मदद उनको होगी। इसलिए बी और डी वाला विकल्प पॉजिटिव है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। तो देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो आपकी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, चाहे सीटेट या फिर राज्य स्तरीय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट की परीक्षा होती है, उसको भी मजबूत करने की बात की गई है और विभिन्न विषयों में जो ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होती हैं उनको भी मजबूत करने की बात की गई है, यानी स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। तो देखिए ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, यानी देखिए अधिक का उल्टा कम दिया गया है, लंबा का उल्टा छोटा दिया गया है, दूर का उल्टा समीप दिया गया है और बड़ा का उल्टा छोटा दिया गया है, और ये एक दूसरे के तुलना करने के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द है, जबकि ये अस्पष्ट नहीं बल्कि स्पष्ट शब्द है, क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग एक दूसरे भौतिक राशि का तुलना करने में करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक डंडी है, उसकी लंबाई देखिए और दूसरी डंडी है उसकी लंबाई देखिए, तो आप इसके बीच में तुलना कर सकते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है। एग्जैक्ट आपको नहीं पता है कि दोनों की लंबाई मीटर में कितनी है, लेकिन आप इसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो ये तुलना करने के लिए स्पष्ट होता है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां पर अस्पष्ट बोला जा रहा है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए विलोम शब्द है, यहां तक तो ठीक है, जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए यहां पर ये गलत हो गया। क्यों आवश्यक नहीं है? क्योंकि जब बच्चा
अंकों के बारे में जानता नहीं है, जब वह उसको नॉलेज नहीं होता है अंकों के बारे में, जैसे मान लीजिए कि 3 और 5 के बारे में नहीं नॉलेज है, तो वो देख करके कैसे बताएगा? वो इन अंकों के बारे में ध्यान ना दे करके, बल्कि जो वस्तु उसको ज़्यादा दिखेगी उसको बड़ा बताएगा और जो कम दिखेगी उसको छोटा बताएगा। यानी बच्चा अंकों के बारे में नहीं जान रहा है, बावजूद इसके इन शब्दों के बारे में वो जानता है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, कौन लंबा है कौन छोटा है, कौन अधिक है कौन कम है। आखिर वो टॉफी देख करके बता तो लेता है ना, जब भले ही आप उसको देखिएगा कि वो स्कूल नहीं जा रहा है या फिर प्री प्राइमरी नर्सरी में भी नहीं जा रहा है, तो भी वो ज़्यादा टॉफी वाले को चुनता है। क्यों चुनता है? क्योंकि वह जानता है कि भले वह उस नंबर को नहीं जानता कि कितना है ये, लेकिन अधिक और कम को वो तुलना कर सकता है। वहीं बोला जा रहा है कि गणित सीखने के लिए यह आवश्यक नहीं है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि अभी वह इन अंकों के बारे में नहीं जान रहा है, लेकिन इसके बारे में जान रहा है कि ये अधिक है। लेकिन जैसे जैसे जब वो अंकों को सीखेगा तो जाहिर सी बात है इन्हीं उदाहरणों का प्रयोग करके वो सीखेगा। कैसे? जैसे आप देखेंगे प्री प्राइमरी बच्चों को कैसे गणित सिखाया जाता है। एक चित्र बना रहता है, इसके आगे एक टॉफी का चित्र बना रहता है, 2 अंक लिखा रहता है, इसके आगे 2 टॉफी का चित्र बना रहता है, 3 लिखा रहता है, इसके आगे 3 टॉफी का चित्र बना रहता है। तो जो चीज़ें वस्तुएं वो देख करके पहले बता पा रहा था कि ये ज़्यादा है ये कम है, उन्हीं का तो उदाहरण लेकर के बच्चों को अंक सिखाया जाएगा। यानी बच्चों के पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए नए ज्ञान यानी अंकों से उसको जोड़ा जाता है। यानी ये गणित सीखने के लिए क्या है? आवश्यक है। जबकि विकल्प में क्या बोला जा रहा है? आवश्यक नहीं है। तो ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है। देखिए यहां पर अगर बिग, स्मॉल, इसी के साथ साथ यहाँ पर देख लीजिए लंबा छोटा के लिए अगर लॉन्ग, स्मॉल, इस प्रकार के टर्म्स का यूज किया जाता है जो कि अंग्रेजी से जुड़े रहते, तब यहाँ पर अंग्रेजी भाषा विशेषण का प्रयोग किया जाता। यहाँ पर अंग्रेजी के भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, ये हिंदी का भाषा है, इसलिए ये गलत हो गया। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणा है। यही मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था कि बच्चा तो गिनती पर बाद में आता है, पहले उसको इन उदाहरणों के माध्यम से बच्चे को समझाने की कोशिश की जाती है कौन अधिक है कौन कम है। यानी नंबर सीखने से पहले देखिए, पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणा यानी नंबर अंकों के बारे में सीखने से पहले ये जो शब्द है उसको गणित सीखने में मदद करते हैं, नंबर सीखने में मदद करते हैं। नंबर से पहले की यह अवधारणा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। क्योंकि जब बच्चा अंकों के बारे में नहीं जानता है तो भी वो बता पाता है कि इसमें से कौन अधिक है और कौन कम है। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं प्री नंबर कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य ना मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो देखिए, लड़कियों को समाज में ये माना जाता है कि गणित उनके लिए कठिन होगा, तो लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर उनको कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि तुम आर्ट साइड से पढ़ो या फिर होम साइंस साइड से पढ़ो। गणित उनके लिए कठिन माना जाता है और इसीलिए अधिकांश जो लड़कियां जो कि सक्षम है गणित पढ़ने में, बावजूद इसके समाज के प्रेशर में, अपने माता पिता के प्रेशर में, वो गणित ना लेकर के होम साइंस या फिर आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट से पढ़ती हैं। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है। ऐसा नहीं है। दूसरा देखिए, गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है, तो ऐसा भी नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि महिलाओं को गणित नहीं आता है। जो भी व्यक्ति प्रयास करेगा, चाहे वो लिंग के आधार पर पुरुष हो या फिर महिला हो, उसको गणित आएगा ही आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस का विषय है, ना कि लिंग के आधार पर। ये प्री डिफाइंड नहीं किया जा सकता कि ये लड़का है तो गणित में तेज होगा या फिर गणित इसी के लिए बना है और लड़की के लिए गणित नहीं बना है, तो ये चीज़ें गलत हैं। चौथा देखिए, लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती हैं, ये भी बात गलत है। अगर जन्मजात होती तो फिर बहुत सारे लड़के जो आर्ट साइड से पढ़ाई करते हैं, कॉमर्स साइड से पढ़ाई करते हैं या फिर अन्य होम साइंस से भी लड़के पढ़ाई करते हैं, कई बार आप देखा गया है। तो इसको अगर जन्मजात होता तो लड़के केवल गणित ही लेते। ऐसा थोड़ी है कि ये जन्म से ही तय हो गया कि लड़का है तो वो गणित से ही पढ़ाई करेगा, लड़की है तो आर्ट से ही पढ़ाई करेगी, ये भी गलत है। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा। देखिए, समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्य विधियों का उपयोग करते हैं और इसमें उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। तो ये लिंग के आधार पर समाज ने यह तय किया है कि लड़के हैं तो वो मैथ से पढ़ेंगे और लड़कियां हैं तो वो आर्ट से पढ़ेंगे या फिर होम साइंस से पढ़ेंगी। तो ये सामाजिक एक संरचना है जिसमें ये अवधारणा चली आ रही है। इसी वजह से ये लड़कियों को उनकी योग्यता होने के बावजूद भी उनको विशेषज्ञता के योग्य ना मानकर कर उनको गणित विषय से दूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है,
कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? ध्यान से समझिएगा। कहा यह जा रहा है कि मान लीजिए कक्षा 3 में कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो कक्षा 3 में गणित के अलावा जो अन्य विषय हैं, अन्य विषयों की तुलना में बच्चे को गणित कठिन लगता है। देखिए, बच्चे क्या करते हैं कि अन्य विषयों जो वो पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं गणित को। तो गणित की ऐसी प्रकृति का कौन सा पहलू है जो कि इस भय को बढ़ाता है? देखिए, पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार। तो विस्तृत ज्ञान भंडार उनको ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं करता है, उनके अंदर भय पैदा नहीं करता है, बल्कि गणित की जो प्रकृति है ना, वो अमूर्त होता है। अमूर्त कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे को विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को विज्ञान में आप देखते हैं कि प्रैक्टिकल करके दिखाया जा सकता है, यानी कि जो चीज़ें वो पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। लेकिन गणित में जैसे बच्चा 2 + 2 = 4 सीखता है, तो ये चीज़ें अमूर्त होती हैं। अब कोई प्रैक्टिकल करके थोड़ी दिखा सकता है, ये अमूर्त कॉन्सेप्ट होता है। संख्याएं जो होती हैं अमूर्त होती हैं, और इस अमूर्त चीज़ों को बच्चे को अच्छे ढंग से समझाने के लिए इसको मूर्त बनाना पड़ता है। कैसे मूर्त बनाया जाता है? जैसे बच्चे को गेम कराया जाएगा कि कक्षा में 2 बच्चे एक साथ हैं, फिर 2 बच्चे को और एक साथ कह दिया जाएगा कि आप दोनों एक साथ खड़े होइए। अब पहले के 2 बच्चे और दोनों बाद के 2 बच्चे दोनों एक साथ जब खड़े हो जाएंगे तो यहाँ पर टोटल 4 बच्चे हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों को बोला जाएगा कि आप सभी बच्चों को गिनिए, तो 2 पहले के और 2 बाद के मिला करके यहाँ पर फिर बताया जाएगा कि देखिए 4 बच्चे हो गए। तो इस प्रकार से जो 2 + 2 अमूर्त कॉन्सेप्ट था उसको मूर्त बना करके बच्चे को गणित पढ़ाया जाता है। यानी बच्चे को गणित क्यों कठिन लगता है? क्योंकि गणित का जो नेचर है वो अमूर्त नेचर का है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए, दूसरा दिया गया, गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता। तो ये भी इसको भय बढ़ाने का कारण नहीं है। गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, तो ये भी उत्तर सही नहीं होगा। गणित की प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, देखिए यहाँ पर अमूर्त प्रकृति की बात की जा रही है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ प्राइमरी कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। क्योंकि अमूर्त, देखिए प्राइमरी की जब बात की जाती है तो बच्चे अमूर्त चिंतन के लिए एक तरीके से मेंटली तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आप जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखेंगे तो उसमें उन्होंने बताया था 0 से 2 साल संवेदी कामक अवस्था, 2 से 7 साल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 साल अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 प्लस, वो 7 से 11 मूर्त बताया था उन्होंने, और 11 प्लस उन्होंने अमूर्त बताया था। अब ध्यान दीजिएगा, बच्चा जब प्राइमरी में होगा तो कक्षा 5 तक वो प्राइमरी माना जाता है, तो 6 साल का जब बच्चा होगा तब 1 में जाएगा, और 11 साल का बच्चा जब होगा तब वो 5 में रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर बच्चा जब इसी ग्रुप में पढ़ रहा है जब वो प्राइमरी में रहेगा, तो ये ग्रुप कैसा है? ये मूर्त चिंतन का है। जबकि गणित कैसा प्रकृति में होता है? अमूर्त होता है। इसीलिए बच्चे को कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी दिक्कत होती है गणित की। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी अमूर्त चिंतन के लिए तैयार नहीं हुआ है। 11 प्लस, यानी कि जब वो अपर प्राइमरी में जाएगा तब वो अमूर्त चिंतन के लिए तैयार होगा। लेकिन गणित की जो प्रकृति होती है वो अमूर्त होती है। इसी वजह से बच्चे इसको देख करके थोड़ा भयभीत होते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझने में उनको थोड़ी कठिनाई होती है। क्योंकि इस अवस्था में, प्राइमरी की अवस्था में, बच्चे मूर्त चिंतन करने के लिए तैयार रहते हैं, ना कि अमूर्त। इसलिए इनका मैथ का जो प्रकृति होता है अमूर्त होने की वजह से बच्चे को गणित से डर लगता है अन्य विषयों की तुलना में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? तो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो रिवाइज्ड आंसर की जारी किया गया था उसमें 2 विकल्पों को इन्होंने सही माना है, आर्यभट्ट और भास्कर। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। अगर इसमें से कोई भी एक विकल्प अभ्यर्थी ने चुना था तो उसको पूरा नंबर इसका दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपया, अब देखिए 21 रुपया उसने कैसे जोड़ा, इसका प्राइस कैसे जोड़ा, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से समझिएगा, इसने 21 रुपया कैसे जोड़ा? इन्होंने बोला कि 60 रुपया प्रति किलोग्राम पालक है, ठीक है, 60 रुपया प्रति किलोग्राम। 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम। यानी कि ध्यान से देखिएगा, 1000 ग्राम का मूल्य कितना हो गया? 60 रुपया हो गया। तो अगर मैं 100 ग्राम का मूल्य निकालूं तो कितना हो जाएगा? 6 रुपया हो जाएगा। अब चूंकि इन्होंने 350 ग्राम लिया है तो देखिए 350 को कैसे लिख सकते हैं? 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम
प्लस 50 ग्राम, ऐसे लिख सकते हैं। अब 100 ग्राम का दाम चूंकि 6 रुपया है, तो यहाँ पर इस 100 ग्राम का दाम 6 रुपया, इस 100 ग्राम का दाम 6 रुपया, इस 100 ग्राम का दाम 6 रुपया और इस 50 ग्राम का दाम इस 6 का आधा यानी 3 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेंशन किया गया और सबको जोड़ करके 6, 12, 6 18 और 3 21 रुपया यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो सब्जी बेचने वाला था उसके इस कॉन्सेप्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। अस्पष्ट कहाँ है? बिल्कुल स्पष्ट है। किस तरीके से उन्होंने पहले 100 ग्राम का रेट निकाला और उसके बाद से सबको जोड़ करके इन्होंने 21 रुपये निकाला, तो ये अस्पष्ट नहीं कहा जा सकता, ये गलत विकल्प है। दूसरा देखिए, यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। क्या बोला जा रहा है? यह कौशल गणितीय प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए लाभदायक नहीं है, तो ये भी विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि गणित जो है वो क्रिएटिव नेचर का सब्जेक्ट है, जिसमें प्रत्येक बच्चा अपने अपने हिसाब से नए मौलिक विचारों के माध्यम से गणित के प्रश्नों को सॉल्व कर सकता है। अब आप एज ए टीचर रटे रटाए विधि से बच्चों को पेपर नहीं सॉल्व करा सकते। बच्चा अगर क्रिएटिव है तो अलग अलग विधियों का प्रयोग करेगा ही करेगा, तो कोई भी विधि आप उसको एज ए टीचर मना नहीं कर सकते। तो यह बोला जा रहा है कि यह कौशल गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, तो यह विकल्प गलत हो गया। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायता करते हैं। वैकल्पिक तरीका यानी कि अल्टरनेट प्रोसेस के माध्यम से प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। अब वैकल्पिक कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है, एक प्रॉब्लम ये है, इसके अलग अलग विकल्प से अगर प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है, यानी क्या है, एक से ज्यादा विधियों से प्रश्न को सॉल्व किया जा रहा है, और जहां पर एक से ज्यादा विधि आ गई वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर अपसारी चिंतन होगा। और अपसारी चिंतन किसके लिए यूजफुल होता है? क्रिटिकल थिंकिंग किसके लिए यूजफुल होता है? वो क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, यानी बच्चा सृजनात्मक बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब चारों विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, केवल सी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। देखिए, कक्षा का सर्वोत्तम छात्र छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा है और बाकी के विद्यार्थी उसका पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं बच्चे सीख रहे हैं। एक बच्चा जो उस पहाड़े को ऊंचे स्वर में यानी तेज तेज बोल रहा है और पीछे उसके कक्षा के सभी बच्चे जो हैं उसको केवल दोहरा रहे हैं, तो नया कुछ भी ज्ञान नहीं है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बच्चे एक साथ पहाड़ों को कविता का पाठ कर रहे हैं, यानी कि केवल कविता को बोल बोल करके वो लोग पढ़ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, बुक से देख करके वो लोग पढ़ रहे हैं, कुछ भी अपने नए ज्ञान का निर्माण नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, शिक्षिका ने श्याम पट पर अधूरे पहाड़े लिखे और बच्चे उन पहाड़ों को श्याम पट पर लिख करके पूरा कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी बच्चे सीख चुके हैं तभी वो लिख पा रहे हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब देखिए, ज्ञान का निर्माण कहाँ पर होगा? जहां पर बच्चे कुछ गतिविधि के माध्यम से नई चीजों को सीखने की बात कर रहे होंगे। देखिए, तीसरे विकल्प में इसी की बात की गई है, बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणी में व्यवस्थित गीटियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग करके गुणन के पैटर्न को खोज रहे हैं। देखिए, यहाँ पर खोज करना, बच्चे गतिविधियों के माध्यम से करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से, जो कि विकल्प नंबर 3 में दिया गया। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने में सबसे उपयुक्त तरीका है। तुल्यता यानी कि दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसके बारे में दिए गए विकल्पों में से कौन सा सबसे सही तरीके से व्याख्या करेगा? देखिए, चारों यहाँ पर व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले बात करेंगे पहले विकल्प से। देखिए, बोला जा रहा है विभाजन या फिर भाग विधि से, यानी इसको इसमें भाग देने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, हमें बच्चे को भिन्न का कॉन्सेप्ट सिखाना है, और बच्चे भिन्न के कॉन्सेप्ट को कैसे सीखते हैं? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कागज है और इसको कोई वृत्ताकार कागज है, इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, यानी 120 अंश का कोण बनेगा, तभी तो 3 बराबर 360 अंश का होगा। इसमें से 2 भागों को कलर कर दीजिए, एक भाग ये हो गया और एक भाग आपका ये हो गया,
यानी कि ये 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से 4/6 को जब आप दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, मान लीजिए ये एक वृत्त हो गया, अब यहाँ पर 6 भागों में करना है। टोटल यहाँ पर केंद्र पर कोण कितना बनेगा 360, और 6 से भाग देंगे तो यानी 60-60 अंश का कोण बनेगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये हो गया पहला 60 अंश कोण, ये हो गया दूसरा 60 अंश ये हो गया, तीसरा ये हो गया 180 अंश हो गया, उसके बाद से ये एक कोण बन जाएगा और एक कोण ये बन जाएगा, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमें 4 पार्ट को देखिए 4/6 को रिप्रेजेंट करना है, यानी 1 2 3 और 4 इतने भाग को हमें कलर कर देना है। अब यहां पर देखिए ये जो होता है ये भिन्न डिस्क का प्रारूप होता है। अब विभाजन का मतलब क्या था कि सिंपली आप भाग देकर के बच्चे को बता रहे थे, तो यहां पर भाग देकर के बच्चे को नहीं बताना, बल्कि बच्चा भाग देकर के भिन्न के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएगा। जब आप उसको कागज मोड़ करके या फिर इस प्रकार से कलर करके दिखाएंगे तो प्रत्यक्ष चीजें उसके सामने हो पा रही हैं, इस वजह से ये बच्चा ज्यादा अच्छे तरीके से समझेगा भिन्न डिस्क के माध्यम से। तो ये वाला जो उदाहरण है ये भिन्न डिस्क का ही है, यानी कि यहां पर देखिए ये पूरा एक डिस्क था जिसमें से हमने क्या किया कि जो पार्ट अंश वाला था उसको कलर कर दिया, इसी को बोलते हैं भिन्न डिस्क। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी भाग विधि नहीं होगा, लघुत्तम समापवर्तक विधि नहीं होगा, और कैलकुलेटर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेटर के माध्यम से बच्चे में कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता है। हमें बच्चे को शुरुआती दौर में कॉन्सेप्ट उसके माइंड में डालना है, ऐसा नहीं कि उसको रटी रटाई चीजें, कैलकुलेटर तो उसको निकाल करके बता ही देगा कि कौन किसके बराबर है, लेकिन बच्चा भिन्न के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएगा अगर डायरेक्टली कैलकुलेटर का प्रयोग किया जाएगा तो। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भिन्न डिस्क का उपयोग इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वहन विधि का प्रयोग कर रही है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए बच्चे को रोल प्ले के माध्यम से गणित सिखाने की शिक्षिका कोशिश कर रही है, तो चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है अनुशासन बनाए रखने के लिए, तो ये अनुशासन के लिए नहीं है, क्योंकि अनुशासन बनाए रखने के लिए उसको दूसरे तरीके से भी प्रेरित किया जा सकता है। रोल प्ले यहाँ पर अनुशासन बनाने के लिए नहीं है। तीसरा देखिए बच्चों का मनोरंजन, तो बच्चे को अन्य गतिविधि में भी शामिल किया जा सकता था, अगर केवल मनोरंजन होता तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। बच्चे को व्यस्त रखना, तो बच्चे को कोई दूसरे काम में भी व्यस्त रखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर जो रोल प्ले किया जा रहा है, रोल प्ले के माध्यम से बच्चे को गणित सिखाने की कोशिश की जा रही है, ये बच्चे को जो आइडियाज हैं उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, यानी विचारों का बहिर्वेशन, ताकि बच्चे में उस रोल प्ले के दौरान अलग अलग थिंकिंग उसके माइंड में आए गणित को लेकर के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा यानी कि सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करेगा। सबिटाइजिंग का मतलब क्या होता है, ये एक एबिलिटी होती है जिसके अंतर्गत बच्चा इंस्टेंट रिकॉग्नाइज कर लेता है नंबर को बिना एक्चुअल काउंटिंग किए हुए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी यहाँ पर मान लीजिए कंकड़ पत्थर बच्चा ऐसे फेंका, ठीक है, अब यहाँ पर एग्जैक्ट वो नंबर नहीं बता रहा है, बल्कि अंदाजे से वो बता रहा है लगभग इतना हो सकता है, मतलब कि एग्जैक्ट काउंटिंग किए बिना इंस्टेंट रिकॉग्नाइज करना, एक आभास लगाना कि ये कितना हो सकता है, इसलिए को बोलते हैं सबिटाइजिंग, ठीक है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के प्रवर्ती के रूप में करता है। अब यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने के रूप में करता है, तो यहाँ पर भी एग्जैक्ट की बात की जा रही है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में से 1 जोड़ के रूप में करता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। लेकिन बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, देखिए विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदु को गिने हुए यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। अब यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये लाइन है, बिना उन बिंदुओं को गिने, यानी एग्जैक्ट नहीं बता रहा है, बल्कि वह एक अनुमान के तौर पर बता रहा है कि ये 4 डॉट्स हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबिटाइजिंग की का परिभाषा ये कहता है कि बिना एग्जैक्ट कैलकुलेशन के, बिना एग्जैक्ट काउंटिंग के इंस्टेंट रिकॉग्नाइज करने की जो एबिलिटी होती है उसी को सबिटाइजिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 350 ग्राम काजू को मिला दिया। इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप मात्रक देखेंगे तो कहीं पर केजी में दिया गया, कहीं पर ग्राम में दिया गया है। तो सबसे पहले हमें सबको एक मात्रक में कन्वर्ट करना होगा। मैं सबको ग्राम में कन्वर्ट करता हूँ। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, यानी कि 4.8 में 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4800
ग्राम हो जाएगा, ये बादाम का हो गया, ठीक है। और दूसरा देखिए किशमिश का 2500 ग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है। और तीसरा देखिए 3.5 kg दिया गया, इसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3500 ग्राम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा काजू हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ दीजिए तो ये 0 ये 0, 5 5 10, 8 18 के 8, हाथ में 1, 5 4 और 1 जो हासिल था वो मिलाकर के 5 5 और 5 10 हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बनाने हैं। 1 दर्जन में 12 होता है तो 3 दर्जन में 36 हो जाएगा, यानी कि 10,800 को हमें क्या करना है 36 से भाग दे देना है। अब 9 से काट देते हैं तो 9 चौक 36 होता है, और इसको 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 1 बचा, 9 दूनी 18 और 200 बचा। अब इसको 4 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 300 बार में जाएगा। अब दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, यानी कि इस मिश्रण के 3 दर्जन पैकेट बनाने में प्रत्येक पैकेट में जो उसका भार होगा वो 300 ग्राम का होगा। ऑप्शन नंबर 3 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। मान लीजिए वर्ग की भुजा ए बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया गया, तो इसका एरिया कितना होगा भुजा स्क्वायर यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है कि यदि इस वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए, यानी अब जो नया वर्ग है A2 मान लीजिए और ये A1 मान लीजिए, तो A2 कितना दिया गया दुगना कर दिया गया, यानी कि 5 गुणे 2 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा। अब देखिए पहले 25 था और अब 100 हो गया। अब बोला जा रहा है कि नया क्षेत्रफल कितने गुना हो गया, तो 25 का 100 कितने गुना है 25 गुणे 4 करेंगे तब 100 आता है, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं, यानी कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें 3 डायमेंशनल शेप्स दिए गए हैं। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। घन 3D कॉन्सेप्ट है, घनाभ भी 3D है। अर्धवृत्त जो होता है इस प्रकार से ये 3D नहीं है बल्कि ये 2D कॉन्सेप्ट है, जबकि प्रश्न में हमसे 3D पूछा गया तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। इसमें देखिए वृत्त भी हमारा 2D कॉन्सेप्ट होता है तो ये भी उत्तर नहीं है। वृत्त भी 2D कॉन्सेप्ट है, त्रिभुज भी 2D कॉन्सेप्ट है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथे विकल्प को अगर आप ध्यान से देखें, घन, घनाभ, गोला और बेलन, ये 3D कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। देखिए गोला आपको लग रहा होगा ये जैसे वृत्त है, तो ये गोला ये नहीं होता है। जैसे आप बॉल लीजिए तो बॉल को आप देखेंगे तो वो 3D कॉन्सेप्ट होता है, बॉल आप देखेंगे तो वो 3D कॉन्सेप्ट होता है। तो बॉल को आप समझिएगा गोला, क्योंकि तीनों दिशाओं में ये होता है, जबकि वृत्त क्या होता है ये 2D कॉन्सेप्ट है। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर वृत्त आप बना सकते हैं, लेकिन गोला को आप एक्स वाई एक्सिस पर नहीं बना सकते बल्कि जेड एक्सिस भी आपको लेना होगा। तो जिसमें तीनों एक्सिस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको 3D कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है, उसके पास 5 रुपए का एक सिक्का है, यानी 5 रुपए का एक सिक्का उसके पास है। उसके पास से 2 1 रुपए के सिक्के हैं, यानी कि 2 सिक्के हैं कितने के 1 रुपए के, ठीक है 1 रुपए के 2 सिक्के हैं। बाकी देखिए 5 50 पैसे के सिक्के हैं, 5 कितने के सिक्के हैं 50 पैसे के, यानी 1 रुपए का आधा यानी 50 पैसे का, 50 पैसे का 5 सिक्का है। उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी धनराशि की जरूरत है। अब हम लोग पहले जोड़ लेते हैं कि उसके पास टोटल कितना रुपया है और एक साबुन में के रेट से घटा देंगे तो कितना और जरूरत पड़ेगा पैसा, इसके बारे में हमें पता चल जाएगा। तो देखिए 5 रुपए का एक सिक्का है तो ये 5 रुपया हो गया, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं यानी ये 2 रुपया हो गया, और 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे में 5 से गुणा करेंगे तो 2.5 रुपया आएगा, यानी 2.5। तो देखिए 5 2 7 और 7 और 2 9 और 0.5 यानी 9.5 रुपया उसके पास है। कितना है 9.5 रुपया, और साबुन का दाम कितना है 10 रुपया, यानी उसके पास कितना कम बच रहा है, कितना कम पड़ रहा है उसको साबुन खरीदने में। तो अगर उसके पास 50 पैसे और रहते तो वो साबुन खरीद लेता। यही हमसे पूछा जा रहा है कितनी धनराशि की जरूरत होगी, तो 50 पैसे की जरूरत होगी। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। यहां पर देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/4 और 3/4 में कौन सा बड़ा है तो आप तुरंत बता लेंगे कि ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए दोनों का जो हर है वो समान है, दोनों का हर जो है वो समान है दोनों भिन्न में, लेकिन यहां पर आप देखेंगे सबका हर जो था वो असमान था।
अगर हर दोनों का समान होता है तो जो भिन्न का अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है। जैसे कि इस भिन्न में देखिए अंश कितना है, 3 है, इसमें 1 है, तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि सबका हर जो है वो अलग अलग है, तो हमें क्या करना है कि सबका हर पहले समान करना होगा। तीनों विकल्पों में आप देखेंगे तो 3 ही भिन्न दिया गया है, 1/2, 1/3 और 1/4 दिया गया। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें इनका हर समान करना होगा। हर समान करने के लिए तीनों जो हर दिया गया उसका एलसीएम ले लेंगे। 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो अब हमें हर को 12 करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 12 हो जाए, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो 6 से केवल हर में तो करेंगे नहीं, किसी भी भिन्न के अंश या फिर हर में उसी संख्या से गुणा करने पर भिन्न नहीं बदलता है। यानी कि 6 ऊपर से भी और 6 नीचे से भी गुणा करेंगे तो 6/12 हो जाएगा। अब देखिए 1/3 को हमें 12 करना है हर को, तो 3 में किससे गुणा कर दे कि 12 हो जाए, तो आप कहेंगे कि 3 में 4 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसके अंश में भी 4 से गुणा करेंगे और हर में भी 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 1/4 दिया गया है, कितने से गुणा कर दे हर में कि 12 हो जाए, तो 4 ऑलरेडी है, 3 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। यानी ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे 12 हो जाएगा। अब हमारे पास ये पूरा भिन्न आ गया। अब देखिए तीनों का हर समान हो गया। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि इनके बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटा पहले आएगा, उससे बड़ा, फिर अंत में सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है, ये है। क्यों सबसे छोटा है, क्योंकि इसका अंश सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा पहले आएगा 3/12, ये किससे मिला था, 1/4। यानी 1/4 सबसे पहले किस में दिया गया, देखिए इसमें दिया गया। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, ये वाला, ये किससे मिला था, 1/3। उसके बाद देखिए 1/3 आ जाएगा और अंत में 6/12 सबसे बड़ा है और ये किससे मिला था, 1/2 से। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है। यहां पर देखिए एक पैटर्न दिया गया है 1, 6, 15, डैश 45, 66 और 91। अगर यहाँ पर देखिए डैश को हमें ज्ञात करना है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है। इन दोनों के बीच में कितने का हो रहा है, 9 का हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 21 का है, और इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 25 का है। अब अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस हो रहा है, इनके बीच में 4 का डिफरेंस हो रहा है। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि 4 वाला पैटर्न फॉलो करेगा। इसके लिए क्या जरूरी है, 4 अगला कब आएगा, जब यहाँ पर 9 है, इसमें जब हम लोग 4 जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 13 का डिफरेंस आना चाहिए। 15 में 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 28 आएगा। ठीक है, 15 में 13 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। अब इन दोनों के बीच का अगर हम लोग डिफरेंस निकाल दें तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, 17 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में भी 4 का डिफरेंस सेट हो गया, इन दोनों के बीच में भी 4 का डिफरेंस सेट हो गया, इन दोनों के बीच में भी 4 का डिफरेंस सेट हो गया। यानी ये कंफर्म हो गया कि डैश वाली जगह पर क्या आएगा, 28 आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। यहाँ पर देखिए जो ब्लड ग्रुप है उनके हिसाब से विद्यार्थियों की संख्या हमें दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या होगा। सबसे अधिक कौन सा है, ये 12 है, और सबसे कम कौन सा है, ये 3 है। तो इनका अनुपात हमसे पूछा जा रहा है, यानी 12/3 कर देंगे तो 3 से काट देंगे तो 4:1 आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी निगेटिव वाला हमारा उत्तर होगा। चलिए ध्यान से देखिए, चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। यदि एक समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो जाए तो वह एक आयत बन जाता है। समानांतर चतुर्भुज कैसे होता है, कुछ इस प्रकार से होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है, और अगर चारों कोण 90 अंश का हो जाए, यानी चारों कोण बराबर हो जाए, तो ये आयत बन जाएगा। क्योंकि आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर और चारों कोण 90 अंश का होता है। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया है तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो जाए तो वह एक वर्ग बन जाता है। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं लेकिन आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसमें चारों कोण बराबर नहीं होते हैं। जबकि वर्ग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी और सभी कोण भी बराबर होंगे। जबकि समचतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुजा तो बराबर होगी लेकिन चारों कोण बराबर नहीं होता है। वही हमसे बोला जा रहा है कि यदि चारों कोण सभी कोण बराबर हो जाए तो वो एक वर्ग बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये तो पॉजिटिव हो गया। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। देखिए आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी है कि आमने सामने की भुजा बराबर है और इसके चारों कोण बराबर होते हैं। अब आमने सामने की भुजा बराबर है, अगर इसके चारों भुजा बराबर हो जाए और वर्ग और साथ ही साथ इसके चारों कोण तो पहले से बराबर है, तो ये वर्ग ही तो बन जाएगा जब सभी भुजा बराबर हो जाएगी। वही बात बोला जा रहा है दूसरे विकल्प में, यानी ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। चूंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह आयत बन जाता है। अब पतंग कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए
इस प्रकार से होगा। अब कहा यह जा रहा है कि सम्मुख कोण बराबर होने पर, सम्मुख कोण बराबर, देखिए ये कोण बराबर हो गया, लेकिन ये और ये कोण अगर इन दोनों के बराबर नहीं है, यानी चारों कोण बराबर नहीं है, तो ये आयत नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आयत की प्रॉपर्टी ये होती है कि चारों कोण बराबर होगा, चारों 90 अंश का कोण होता है। जबकि यहां पर क्या बोला जा रहा है, सिर्फ सम्मुख कोण बराबर करने की बात की जा रही है, इसलिए ये निगेटिव है। और चूंकि निगेटिव वाला हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? ध्यान से समझिएगा, 36 छोटे छोटे इस प्रकार से स्क्वायर हैं और इनको जोड़ करके हमें आयत बनाना है, तो कितने प्रकार से बनेगा? ध्यान से समझिए। पहले क्या करेगी कि अम्मिनी की 36 वर्गों को इस प्रकार से सजा देगी, 36 इस प्रकार से सज जाएगा, यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो गई? 36 और गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा 18 गुणे 2 हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है आपका 12 गुणे 3 हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है? चौथा आपका हो सकता है 9 गुणे 4 हो सकता है। अगर आप केवल आयत की बात करेंगे तो आपको 4 ही विकल्प केवल दिखेगा, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में 5 विकल्प दिया गया है। ये तभी संभव है जब 6 गुणे 6 को भी आप ले लें। 6 गुणे 6 करेंगे तो हालांकि ये वर्ग बन जाएगा, आयत नहीं बनेगा, लेकिन 5 विकल्प इन्होंने उत्तर में सही टिक किया है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने इस वाले विकल्प को भी ले लिया है। तो इसको लेने के बाद से टोटल 5 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है इन 36 सर्वसम वर्गों को। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, रुबीना ने कार से 16:50 यानी कि 4:50 पर अपनी यात्रा को शुरू की। आगे पढ़िए, और उसी दिन रात के 21:15 यानी 9:15 पर समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितना है? ध्यान से समझिए, 21:15 पे यात्रा समाप्त हो रहा है और 16:50 पे यात्रा शुरू हुआ था। तो इसको देखिए, ये छोटा है ऊपर वाला तो घटेगा नहीं, तो सबसे पहले हमें 1 घंटा उधार लेना होगा। 1 घंटा का मतलब मिनट में जाकर के 60 होगा, यानी 60 + 15 75 हो गया। 75 में से अगर 50 घटा देंगे तो 25 बचेगा, 25 मिनट। और यहाँ पर देखिए 1 हमने उधार ले लिया था, तो 21 में से 1 घटा देंगे तो 20 बचेगा, तो 20 में से 16 घटाएंगे तो 4 घंटा, यानी 4 घंटा 25 मिनट। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 4 घंटा 25 मिनट एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। मान लीजिए कि वो पूर्ण संख्या x है, तो 100 में मैं x को जोड़ दे रहा हूं, ठीक है, और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। यही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, यानी x को घटा दिया जा रहा है। अब हमसे कहा जा रहा है इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल, यानी पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, दोनों का योगफल यानी जोड़ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर -x, यहाँ पर +x, दोनों कट जाएगा, 100 + 100 यानी 200 आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 100 लाख को निम्नलिखित में से किस रूप में भी जाना जाता है? देखिए 1 लाख का 100 गुना है, यानी इकाई, देखिए 1 लाख पहले मैं लिख ले रहा हूँ, इसमें 100 गुना। अब देखिए यानी कि यहाँ पर 1 लाख 5 जीरो ये ऑलरेडी है और 2 जीरो और बढ़ जाएगा। अब गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़। ऑप्शन नंबर 3 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा सबसे पहले और सबसे छोटा सबसे अंत में आना चाहिए। देखिए ये हो गया, इसके बाद से चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, ये हो गया, इसके बाद से देखिए इससे छोटा ये हो गया, इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा आ गया, ये बड़ा आ गया, जबकि हमें घटते क्रम में ले जाना है, तो ये उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से देखिए ये है, उसके बाद से ये है, उसके बाद से देखिए ये फिर से बड़ा आ गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। उसके बाद से देखिए ये है, उसके बाद से ये है, उसके बाद से देखिए ये बड़ा आ गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ये इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है? गुणनखंड नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि इनमें से कौन सा एक ऐसा संख्या है जो कि इस 3630 को पूरी तरीके से विभाजित नहीं करेगा। देखिए 11 से भाग देंगे तो 11 तियां 33, 3 बचा, 11 तियां 33, 0, ये तो कट जा रहा है, यानी भाग दे रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। 3 से भी भाग देंगे तो देखिए 3 से भी कट जाएगा पूरी तरीके से, देखिए 12 तियां 36 और ये 10 हो जाएगा, ठीक है, यानी ये भी पूरी तरीके से कट जाएगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। 5 से भी पूरी तरीके से कट जाएगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। लेकिन 9 से जब भाग देंगे तो देखिए 9 से मैं भाग देता हूँ 36 30, 9 से मैं भाग देता हूँ तो 9 चौक 36, ठीक है, ये कट गया। उसके बाद से 3 उतारेंगे, फिर एक 0 लगेगा, फिर 0 उतारेंगे, ये देखिए ये पूरा नहीं कटेगा, 9 त्रिक 27 जाएगा, तो ये पूरी तरीके से नहीं काट रहा है, इसलिए ये एक इसका गुणनखंड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 सटीक उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न पूछा गया था, देखिए 5 -5 +5 -5 +5 -5 के विषम संख्या पदों का योगफल क्या होगा? देखिए
ये जोड़े में अगर आप देखेंगे, देखिए ये जोड़े में देखिए, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो ये 3 जोड़े यानी सम संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब ये जोड़े में लेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी, जोड़े में लेंगे जब हमेशा वैल्यू इसकी जीरो आएगी। और कहा क्या जा रहा है, विषम संख्या पद। अब देखिए ये टोटल 6 पद थे, अगर विषम कर दें तो -5 के बाद अगला क्या आएगा, +5 आएगा। तो ये तीनों तो ऑलरेडी कट करके जीरो हो गए ना, 5 ही बचेगा। तो हर कंडीशन में चाहे विषम पदों की संख्या 7 लीजिए, 11 लीजिए, 1001 लीजिए, कितना भी विषम पद आप लेंगे उसका जो वैल्यू होगा, क्योंकि सम तक तो वो कट करके जीरो हो जाएगा, अंतिम जो पद विषम वाला बचेगा वो हमेशा +5 से शुरुआत होगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा +5 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।